हाय दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रकृति और नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कहानी देखेंगे जैसे को तैसा। बहुत ही अद्भुत कहानी है। दोस्तों, एक नगरी थी। वहाँ एक ज्ञानी एवं पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह राजा 14 विद्याओं में निपुण था। उस नगरी में एक रोज एक नट व नटनी आए और वे अपनी कला दिखाने लगे। लेकिन जैसे ही उनके द्वारा तमाशा शुरू किया जाने लगा तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें रोक दिया और कहने लगे, भाई, अपना यह तमाशा सबसे पहले आपको राजा के दरबार में दिखाना होगा, क्योंकि हमारे राजा 14 विद्याओं में निपुण हैं। अगर आप उनसे बेहतर कला जानते हैं तो ही आपको नगरी में करतब दिखाने की अनुमति दी जाएगी, वरना आप लोगों को राजा द्वारा जेल में डलवा दिया जाएगा। बेचारा नट राजा के दरबार की ओर चल दिया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा की शर्तों के मुताबिक अपना करतब दिखाने के लिए सहमत हो गया और राजा को कहने लगा, महाराज, मैं राजा इंद्र से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक जा रहा हूँ। मैं जब तक लौटकर वापस नहीं आऊँ तब तक आप मेरी पत्नी की सुरक्षा का दायित्व आपके जिम्मे है। राजा ने कहा, ठीक है, इनको यहाँ कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नट ने अपने झोले से एक कच्चे सूत की रस्सी निकाली और उस रस्सी का एक हिस्सा अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबाकर उस रस्सी को बंडल को आसमान की ओर फेंका। रस्सी आसमान की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद वह नट उस रस्सी के सहारे आसमान की ओर जाने लगा। उसकी पत्नी ढोलक बजाने लगी। जब तक नट उस रस्सी पर चढ़ता दिखाई दिया, लोग उसे देखते रहे और उसकी पत्नी ढोलक बजाती रही। जैसे ही उसका दिखना बंद हो गया तो ढोलक की आवाज़ भी थम गई। लोग कौतूहल वश उसके आने का इंतज़ार करते रहे। काफ़ी समय हो जाने के बाद आसमान से उसके हाथ पैर, गर्दन एवं धड़ पृथ्वी पर जन समुदाय के सामने आ गिरे। उनके पृथ्वी पर गिरते ही उसकी पत्नी विलाप करने लगी और जन समुदाय एवं राजा को हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरा पति राजा इंद्र से युद्ध करता हुआ मारा गया है, इसलिए मैं भी अब सती होना चाहती हूँ। उसके अनुरोध करने पर राजा द्वारा चिता का इंतजाम करवा दिया गया और वह अपने पति के अंगों के साथ में सती हो गई। किंतु वह रस्सी अभी भी आसमान से लटकी हुई थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति उस रस्सी के सहारे नीचे की ओर उतर रहा है। इस दृश्य को देखकर लोग वहां एकत्रित होने लगे। कुछ देर बाद जैसे ही वह व्यक्ति नीचे उतरा तो लोगों ने देखा कि नट तो जिंदा है। नट ने लोगों से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ गई भाई? लोगों ने कहा, भाई, वह तो तुम्हारे मृत शरीर के साथ सती हो गई। तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। सब लोग चुप हो गए। वह उस नट की ओर देखने लगे। नट सब लोगों के साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी कहाँ पर है? राजा ने कहा, भाई, सब लोगों के सामने तेरी पत्नी सती हो गई, इनको पूछ लो। नट ने कहा कि मैं तो आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ महाराज, मुझे लगता है आपकी नीयत में कोई खोट आ गई है और आपने मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया है। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो उसकी पत्नी महल से बाहर निकल कर आई। सब लोग राजा की ओर देखने लगे। राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा कहने लगा,
वाकई आप मुझसे ज़्यादा कलाओं में निपुण हो। राजा ने उसको बहुत सारा धन उपहार देकर सम्मानित किया और राजा सोचने लगा कि अब मुझे 16वीं कला सीखना चाहिए। और राजा 16वीं कला सीखने के लिए एक नौकर को साथ में लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ दिन जंगल में भटकने के बाद राजा को जंगल में एक महात्मा तपस्या में लीन दिखाई देते हैं, किंतु वह महात्मन बहुत ही दिनों से तपस्या में लीन होने के कारण पूर्णतः मिट्टी एवं दीमक से ढके हुए थे। राजा ने तालाब से पानी लाकर उस दीमक को हटाया। वह महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिन सेवा करने के पश्चात महात्मा राजा से कहने लगे, बालक क्या चाहिए? राजा महात्मा से कहने लगे कि महाराज, मैं 14 विद्याओं में निपुण हूँ और 15वीं कला से किसी ने मुझे हराया है। आप कृपया करके मुझे 16वीं कला सिखाइए। महात्मा ने कहा कि मैं तुमको 16वीं कला सिखा दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है राजन। वह शर्त यह है कि जब मैं तुमको कला सिखाऊंगा तब यहाँ सिर्फ मैं और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है महाराज। राजा ने अपने नौकर से कहा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। राजा की बात सुनकर नौकर वहाँ से चला गया, किंतु नौकर चतुर एवं कपटी स्वभाव का था। वह सोचने लगा कि मैं कहीं छुपकर देखता हूँ कि राजा क्या सीख रहा है, और वह थोड़ी दूरी पर छुप जाता है। महात्मा राजा को कहता है कि राजन, तुम इस जंगल से किसी मृत शरीर को लेकर आओ। राजा कुछ देर तलाश करके जंगल से एक मृत सियार का शरीर ले आता है। महात्मन उस सियार की ओर इशारा करते हुए राजा को कहता है कि राजन, मैं अपना शरीर छोड़कर कुछ पल के लिए इस सियार का शरीर धारण करूंगा। ऐसा ही तुमको भी करना है, ध्यान से सीखना। ऐसा कहने के बाद महात्मन अपना शरीर त्याग कर उस मृत सियार में प्रवेश करते हैं तो सियार जीवित हो जाता है। दूसरे पल महात्मन की आत्मा सियार से निकलकर पुनः अपने वास्तविक शरीर को धारण कर लेती है। राजा भी उस कला को दोहराता है। इन सबको पास में छुपा हुआ राजा का नौकर भी देख रहा था और वह भी इस कला को सीख जाता है। कुछ दिनों पश्चात राजा अपने नगर की ओर रवाना हो जाता है। जब राजा और नौकर रास्ते में साथ साथ चल रहे होते हैं तो नौकर राजा को कहता है कि महाराज, महात्मा जी ने आपको क्या सिखाया, मुझको भी बताओ। राजा कहता है, दरबार में पहुंचकर सबको साथ ही में बताऊंगा। लेकिन कपटी नौकर राजा के कहने लगा, महाराज, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। आप मेरा इतना भी विश्वास नहीं करते क्या? इतना कहने पर राजा ने नौकर से कहा, जाओ किसी मृत जीव का शरीर लेकर आओ। चतुर नौकर जंगल से एक मृत तोता लेकर आता है। राजा उस नौकर को कहता है कि मैं अपना शरीर त्याग कर इस मृत तोते में प्रवेश करूंगा और पुनः इसको छोड़कर अपने शरीर को धारण कर लूंगा। यह कहकर राजा अपना शरीर छोड़ता है। उसी पल वह नौकर भी अपना शरीर त्याग देता है और जैसे ही राजा की आत्मा उस तोते में प्रवेश करती है, वैसे ही नौकर भी राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, अब खेल शुरू होता है कपट का। नौकर अब राजा बन जाता है और जो राजा थे वो तोता बन जाते हैं। राजा का रूप धारण करने के बाद नौकर महल की ओर रवाना हो जाता है, किंतु तोता रूपी राजा दुखी मन से जंगल में भटकने लगता है। जैसे ही राजा के नौकर महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है तो रानी राजा के स्वागत के लिए दरवाजे पर आती है, तो रानी को राजा की हरकतों में फर्क दिखाई देने लगता है और रानी समझ जाती है कि
राजन के साथ कुछ तो छल हुआ है। रानी अपने कुछ विशेष अधिकारों के तहत राजा का रनिवास में आना कुछ समय के लिए निषिद्ध कर देती है। वह नौकर जो राजा का रूप धारण किए हुए था, वह सोचता है कि थोड़े दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा। दूसरे पल उस नौकर के मन में विचार आता है कि वह तोता जो अब राजा की आत्मा धारण किए हुए है जंगल में भटक रहा है, वह कभी महल तक पहुंचा तो मेरे लिए अनर्थ हो जाएगा। यह सोचकर नौकर राज्य में एक फरमान जारी कर देता है कि सभी शिकारी जंगल से तोते पकड़कर राज दरबार में लाए, उनको उचित इनाम दिया जाएगा। फरमान के अनुसार सभी शिकारी अब रोज जंगल से तोते पकड़कर लाने लगे। वह दुष्ट राजा उन सभी तोतों को जलाकर मार देता। एक रोज शिकारी द्वारा एक पेड़ पर जैसे ही जाल लगाया गया तो उस जाल में वह तोता जो राजा था फंस गया। शिकारी को शाम भी हो गई थी। शिकारी उस तोते को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज तो सिर्फ एक तोता ही हाथ लगा है और मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए तुम इस तोते की सब्जी बना दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। उस तोता रूपी राजा ने सोचा कि आज तो प्यारे अपना कल्याण निश्चित है। वह कुछ उपाय सोचने लगा। कुछ देर सोचने के पश्चात तोता उस शिकारी की पत्नी को कहने लगा, अगर आप लोग मुझे मारे नहीं तो मैं आपको सोने की कुछ मोहरें दिला सकता हूँ। पत्नी ने शिकारी से जाकर कहा कि यह तोता बोलता है और यह इस बात को भी कह रहा है। शिकारी तोते के पास आकर कहने लगा कि क्या बात है, मुझे बता। फिर उसने कहा कि यह सच है, अगर आप मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दिला सकता हूँ। इस बात को सुनकर शिकारी बोला, पर कैसे? तोता कहने लगा, आप मुझे रिद्धि चंद नामक सेठ की दुकान पर लेकर चलो। शिकारी उसको पिंजरे में डालकर सेठ की दुकान पर ले गया। वह तोता सेठ से कहने लगा, सेठ जी आप बहुत दयावान हो, इसको 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर मुझको इससे खरीद लो, नहीं तो यह पापी मुझे मार देगा। और सेठ जी, जब मैं आपको आपकी 5 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूं तो आप मुझे छोड़ देना। सेठ जी बड़े दयावान थे, उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस शिकारी से उस तोते को खरीद लिया। एक दिन तोता सेठ को कहने लगा, सेठ जी अपने खेतों में इस बार गन्ने की फसल बोते हैं। सेठ ने तोता के कहने पर सारे खेतों में गन्ने की फसल बो दी। गन्ना की फसल खेतों में लहराने लगी। सेठ ने तोते से कहा कि अब फसल पक चुकी है, इसको कटवा कर बेच देते हैं। तोता सेठ जी की बात सुनकर कहने लगा, सेठ जी अभी कुछ दिन और रुको। सेठ इस बात को सुनकर कुछ दिन और रुक जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात देखता है कि सेठ सारे गन्ने की फसल सूख जाती है। अब तोता सेठ को कहने लगा कि सेठ जी खेतों में चलते हैं। खेतों पे जाके देखा तो सारी गन्ने की फसल सूख चुकी थी। सेठ को गुस्सा तो काफ़ी आया, लेकिन फिर तोते ने कहा, सेठ जी अब फसल सूख चुकी है, पछताने से क्या होगा, आप अब इसको आग लगा दीजिए। खेतों में गन्ने की फसल जलने लगी तो उसकी मीठी खुशबू समुद्र किनारे की ओर जाने लगी। समुद्र में विचरण करने वाले हंसों की इस मीठी खुशबू का एहसास हुआ तो वे हंस वहां से उड़कर उस खेत तक पहुंचे। वहां पर गन्ने की राख के सारे हंस रात भर विश्राम करने लगे। दोस्तों, हंस समुद्र में मोती चुगते हैं, इसलिए उस राख में अपनी बीट के रूप में उन्होंने मोतियों का उत्सर्जन किया और राख मोतियों से चमक उठी। दूसरे रोज तोता सेठ को लेकर खेत पर जाता है और उस राख को बरसाने के लिए कहता है। जैसे ही वह सेठ मोती देखता है तो वह तोते को चूमने लगता है और वे सारे मोतियों को भरकर घर पे ले आता है। कुछ दिन बाद तोता सेठ को कहता है, सेठ जी अब तो आपकी 5 स्वर्ण मुद्राओं का मोल चुकता हो गया होगा, आप मुझे जाने दे। सेठ उस तोते को आज़ाद कर देता है। तोता सीधा महल की ओर जाता है। वहाँ रानी के पास जाकर सारी बात बता देता है। रानी तोते के बताने के अनुसार उस दुष्ट नौकर
जो राजा बना बैठा था उसको कहती है कि आप कौन सी कला सीख कर आए हो, आपने हमको तो बताया नहीं, पहले तो आप सब कुछ बताते थे। रानी के ऐसा कहने पर दुष्ट नौकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आज आपको बताऊंगा जो मैं सीख कर आया हूँ। उस दुष्ट नौकर ने सैनिकों से कहा कि किसी मृत जानवर को लेकर आओ, आज हम 16वीं विद्या को दरबार में सबको दिखाएंगे। सैनिक कहीं से एक भेड़ का मृत शरीर लेकर उठाकर लाते हैं। इस सब को वह राजा तो तोता बना हुआ था छुपकर देखने लगा। जैसे ही उस दुष्ट ने अपना राजा का शरीर छोड़ा तो तोता ने अपना वास्तविक शरीर धारण कर लिया और उस दुष्ट नौकर को, जो अब भेड़ का रूप धारण किए हुए था, उसको मुख्य दरवाजे पर एक पोल से बंधवा दिया और फरमान जारी किया गया कि जो भी कोई सुबह से शाम तक इस दरबार में राजकार्य के लिए आए तो वह 5 जूतियां इस दुष्टी नौकर के सिर में मारकर आए और जाते समय भी 5 जूतियां इसके सिर में मारकर जाए। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात आपको समझ में आई होगी कि मनुष्य का आत्मज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन है कि कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं इस प्रकार की कहानियाँ लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।